हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, आज और क्लासेस की होगी। आज हमारा टॉपिक है एड्स एंड कैंसर। क्या टॉपिक है बेटा हमारा? एड्स एंड कैंसर। ठीक है, एड्स पढ़ेंगे, फिर कैंसर पढ़ेंगे वन बाय वन। जो हमारी कॉमन डिसीज़ थी सारी तो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, बट यही दो रह गई थी, एक एड्स रह गया था और एक हमारा कैंसर रह गया था। ठीक है, तो इसे और फिनिश करेंगे आज। और उसके बाद में आपका चैप्टर 80% तो कंप्लीट हो गया। फिर बचेंगे ड्रग्स। ड्रग्स पढ़ेंगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो बताओ। और कुछ बच्चे ये जो कर रहे हो ना कि सर ये जल्दी से करा दो, वो जल्दी करा दो, ये करा दो। बेटा मुझे हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या करानी, कब करानी है, तो डोंट वरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आपके पेपर आ रहे हैं, आई नो तैयारी कैसे करानी है, क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। ठीक है, और कोशिश करो जल्द से जल्द सॉल्व करो, एग्ज़ाम्पलर सॉल्व करना चालू करो, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर। कुछ बच्चों को मैंने पीडीएफ दी हुई है, जिन बच्चों ने मेरे से ली हैं, तो बेटा वो करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। टेस्ट कुछ बच्चों का अच्छा भी गया है, कुछ बच्चों का ख़राब गया है, रिज़ल्ट आ चुके हैं, आपके भी आपके पास होंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव वाइज में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे को पर्सनली मैसेज करे। मैं इतना कम मत लिखो भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। और उसमें जो चीज़ें मेंशन है वो करनी पड़ेंगी आपको। ये नहीं 2 लाइन 4 लाइन लिख दी, ऐसे नहीं, प्रॉपर लिखो। और जिन बच्चों ने भी मैसेज करे थे मैंने उनको पीडीएफ सेंड कर भी दी है। ठीक है, उन चैप्टर्स की अगर आप हार्ड कॉपी नहीं ले रहे तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी ले लो, वो सॉफ्ट कॉपी ले लो। बट मुझे मैसेज करोगे सर मुझे इस चैप्टर के वो चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको भेजूँगा। ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? इम्यूनिटी वाले में कोई डाउट हो तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ या रिवीजन कराऊँ आज भी। चलो क्विक रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें आज हेल्पर सेल्स और टी सेल्स के बारे में बात करनी है। तो बेटा इम्यूनिटी में याद रखियो कि 4 टाइप की सेल्स हमारी आती हैं। टी सेल्स का एक वो याद रखना कि मैच्योर कहाँ पर हो रही हैं और फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है। ठीक है, टी सेल्स जो है हमारी 4 टाइप की होती हैं, हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स एंड सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, हेल्पर सेल्स का याद रखना कि हेल्पर सेल्स की कौन कौन सी सेल्स को हेल्प करती हैं। इट हेल्प बीटा सेल्स एंड टी सेल्स, दोनों सेल्स को हेल्प करती हैं हेल्पर सेल्स, क्योंकि इनका नाम से क्लियर है। और ये चीज़ हमारी आगे भी अभी जब एड्स और कैंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, किलर सेल्स याद रखना कि कौन सी सेल्स होती हैं, हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी कैंसर को कॉज कराती हैं और कई सारे अभी आज उसमें हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? टी किलर सेल्स जो हमारी सेल्स को मारने लगती हैं उनको बोलते हैं टी किलर सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर याद रखना, कहाँ पर वेरिएबल रीजन है एंटीजन का, कहाँ पे कांस्टेंट रीजन है, कौन सा एपिटॉप है कौन सा पैराटॉप है, ये याद रखना। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और एक चैन पर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, दूसरी चैन पर कितने हैं, वो तो नॉर्मल सी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। 8 इधर हैं 8 उधर हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ याद रखना, इनके बिल्कुल ऐसी इसका सीरियल वाइज यही है, सबसे पहले जी, फिर ए, फिर एम, फिर ई, फिर डी। याद करने की टेक्निक भी बता दी थी, गेम्ड। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट कौन सी है, प्लासेंटा कौन क्रॉस करता है, क्लोस्ट्रीडियम कौन प्रोवाइड करता है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कौन सी हैं, एलर्जिक रिएक्शन कौन कॉज कराता है। एलर्जी का याद है, वो एलर्जी की स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, रिवोल्यूशन आ गया। बस इस चैप्टर के लिए हुआ है वो। एलर्जी की स्पेलिंग याद कर लेना है, ई से, ए को हटा के ई लिख लेना, एलर्जी। ठीक है, फिर भैया
फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब मैंने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, मेन याद रखियो बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस याद रखना कि कौन सी नेचुरल होती है, कौन सी रेडीमेड होती है। ठीक है, कौन खुद बॉडी बनाती है, कौन कौन सी हमें बाहर से लेकर आनी होती है। एक्टिव वाली हमारी बॉडी बनाती है, पैसिव वाली हम बाहर से लेकर आते हैं रेडीमेड। ठीक है, कौन सी वर्क कैसे करती है, एक्टिव वाली स्लो करेगी और पैसिव वाली फास्ट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्टिव प्रोसेस होता है, एक पैसिव प्रोसेस होता है, प्लांट फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा कि जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो, सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ते हो, तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है और टाइम लगता है। ठीक है, स्लो स्लो चढ़ते हो। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, हायर टू लोअर जा रहे होते हो, तो वो होता है हमारा पैसिव प्रोसेस, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो, एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही। और दूसरा, फास्टली तुम उतर कर आ जाते हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो ये टाइमर लगाना और स्टेयर्स चढ़ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उतरने में इतना टाइम से नहीं लगता। ठीक है, मैंने घर वाला भी एग्जांपल दिया था, कुकिंग वाला। घर में अगर खाना बन रहा है तो टाइम लगेगा, बाहर से लिया है तो जल्दी। बट लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है, मतलब जो लंबा, सुबह भी खा लोगे शाम में भी खा लोगे, वो घर का खाना है। और वही तुम बाहर से लेकर आओगे उतने पैसे में, उतनी क्वांटिटी में, वो एक टाइम हो पाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप बताए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पैसिव में याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था मदर वाला और फीटस वाला पर्सपेक्टिव क्या होता है, मदर वाले में क्या क्या होता है। ठीक है, मदर वाले में बेटा ये याद रखियो कि अकॉर्डिंग टू मदर IgA ये क्या है, नेचुरल एंटीबॉडीज है उसकी, एक्टिव इम्यूनिटी है। बट अकॉर्डिंग टू फीटस ये क्या है, IgA ये पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल है। ठीक है, इसलिए तो हमने इसको नेचुरल में रखा है, क्योंकि ये कहाँ से रही है, हमारी मदर से। बट फीटस के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारी पैसिव है। आर्टिफिशियल, टेटनस हो जाता है, मैंने बताया था कि आपको कहाँ से टेटनस कम सीरम कम वो करते हैं। ठीक है, एलर्जी का मैंने बताया था, पॉलन से डस्ट होती है, पॉलन से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, सन से एलर्जी होती है, कोई लोगों को कोल्ड, हीट वगैरह, ये सब मैंने पढ़ा दिया लास्ट क्लास में। मास्ट सेल्स होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, हिस्टामिन रिलीज करती हैं, वैसोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, और ये याद रखना, दो टाइप की एलर्जी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी कौन सी है फीवर। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कौन सी एलर्जी है, हमारी एज़मा। ठीक है, कोई भी एस्थमा नहीं बोलेगा, एज़मा ही बोलना। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, एड्रेनालिन के दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स को। आज का टॉपिक था हमारा ऑटो इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा शायद पढ़ाया था या मुझे ध्यान नहीं, पढ़ाया नहीं था शायद। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो मीन्स के सेल्फ, मतलब खुद से रेगुलेट होने वाला, खुद से सेल्फ रेगुलेट होने वाला ऑटो। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये हायर वर्टिब्रेट्स में, यानी हम लोगों में देखने को मिलता है। हायर वर्टिब्रेट्स कौन है, हम ही लोग हैं। ठीक है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती है ना, वो अटैक करती है हमारी बॉडी की सेल्स पर खुद ही। ठीक है, सेल्फ अटैक बोलते हैं इसको। बाहर वाले जो वो कहते हैं ना कि अपने ही मारते हैं, अपने अटैक करते हैं, बाहर वाली की ज़रूरत, ये वही है। ठीक है, इट कॉजेज जेनेटिकली, या तो हमारी जेनेटिकली जा सकता है या कोई अननोन रीजन्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिए उसके, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, IgM। सोरियासिस, स्किन रैशेस बताए थे, हाँ शायद पढ़ाया था, ये याद आ गया मुझे। वाइट पैचेस के बारे में मैंने बता दिया था आपको, स्किन पर ऐसी रैशेस आ जाते हैं, विलिगो वाइट पैचेस आ जाते हैं। कुछ लोग ये बॉडी देखी हुई वाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है बेटा, मेलाटोनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, माइस्थीमिया ग्रेविस, IDDM, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये सारा हम आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन बेटा ये होता है कि आपके ट्रांसप्लांट हुआ किसी ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल किडनी का हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ले लो, मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, चलो मेरा छोड़ो, मेरा क्यों ले लो, किसी और का लेते हैं। ठीक है, किसी XYZ इंसान का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी का, लीवर का, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो जो रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम है एक्ट अगेंस्ट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, के अगर तुम्हारा किसी का कोई X या कोई Y है। ठीक है, अब
ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, अब तुमने दूसरी की बॉडी का ऑर्गन निकाल के हमारी बॉडी में डाला, ठीक है। अब उसकी सेल्स अलग हैं, हमारी सेल्स अलग हैं, ठीक है, सबकी सेल्स अलग अलग होती हैं, सारे ऑर्गन की सेल्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब वो मैच नहीं करी, ठीक, डीएनए तो फिर भी मैच कर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 99% सिमिलर होता है, बट सेल्स के केसेस में ऐसा नहीं होता, सबकी सेल्स अलग हैं, सबकी, जैसे हमारी बॉडी का साइज़, शेप, कलर, वेट, हर चीज़ अलग है, ऐसी सेल्स भी बिल्कुल अलग होती हैं, हर ऑर्गन की अलग होगी, हर उसकी अलग होगी, ठीक है। तो सी एम आई होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन सी सेल्स वर्क करती है, हमारी टी सेल्स, ठीक है। मैं अभी बता रहा था ना आपको, 4 टाइप की सेल्स होती हैं टी सेल्स में भी, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, ये सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सेल्स होती है, हमारी टी सेल्स, कहाँ से आती है, हमारी थाइमस से। उसके बाद में इसमें जो केसेस की प्रोबेबिलिटी है, 3 केस प्रोबेबल है इसमें हमारे, आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ठीक है। आइसोग्राफ्ट क्या होता है, जो ट्विन केस होता है ना, ट्विन केस, उसमें भी ये होता है कि बेटा जैसे ट्विंस भी हैं, ठीक है, ट्विंस वाले में भी ये होता है कि उनकी भी खुद की भी वो मैच नहीं करती। जो आइसोग्राफ्ट होता है ना, आइसोग्राफ्ट यानी कि जो ट्विंस होते हैं उनकी भी वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट सेल सिमिलर नहीं होती, उसमें भी ग्राफ्ट रिजेक्शन देखा जाता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ ऑर्गन का हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा, डैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो उन केसेस में भी ग्राफ्ट रिजेक्शन देखा जाता है, जो हमारे ट्विंस केसेस होता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचो जो अलग अलग हैं, जो बिल्कुल ही अलग हैं, तो उनमें क्या होता है, पेरेंटल सेल्स भी मैच नहीं करती, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहता है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, और फिर ट्रांसप्लांट होने के या फिर उसके बाद में पहले तो दवाइयाँ वगैरह थी नहीं, इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं, जैसे जैसे रिसर्च हुई चीज़ें पता चलती गई, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क हुआ, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट यानी कि सेम बॉडी, यानी सेम स्पीसीज़ के। ऑटोग्राफ में क्या होता है कि जैसे हमारे थाई कोई हमारी वो हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल जल गया, फेस जल गया है, कुछ वैसा हो गया, तो हमने जो जहाँ पर एक्स्ट्रा मांस होता है हमारी बॉडी पे, जैसे थाई वाला रीजन है, यहाँ से हमने मांस कट करा वहाँ लगा दिया, तो वहाँ पर भी ये होता है कि 50-50 चांसेस रहते हैं कि या तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा या फिर कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी आती हैं अब तो ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली देनी होती हैं, कुछ टाइम तक चलती भी हैं। एलोग्राफ्ट होता है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़, जैसे हमारे इंसानों का आपस में ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीसीज़ हैं, तो इसे बोलते हैं एलोग्राफ्ट। एक आता है जीनोग्राफ्ट, अभी कुछ हाल ही फ़िलहाल में हमने पढ़ा था कि एक अखबार में भी आया था शायद, मुझे अब पक्का तो ध्यान नहीं, कि डिफरेंट स्पीसीज़ यानी कि इंसान और जानवर का केस ले लो, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है, हैं तो हम भी एनिमल्स ही, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट एक वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ह्यूमन का केस था, तो उसका हार्ट शायद ट्रांसप्लांट करा गया था, तो किससे करा गया था, वो पिग से करा गया था, ठीक है। तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो वो कुछ दिन तो सर्वाइव करा, बट ज़्यादा दिन नहीं। तो अभी रिसर्च चल रही है, वर्क चल रहा है कि किसका ट्रांसप्लांट किससे हो सकता है, तो लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा जीनोग्राफ वगैरह में उसमें आता है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, दोनों अलग अलग हो गए ना। सेम स्पीसीज यानी कि इंसान का इंसान के साथ हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट। इंसान का जानवर के साथ कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट यानी सेम बॉडी के, हमारी बॉडी के पार्ट हमारी बॉडी पर लगाया जा रहा है, डैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट ट्विन केसेस में, आइसो मीन होता है सेम, ठीक है बेटा। अब जब ये ग्राफ्ट रिजेक्शन ज़्यादा बढ़ता गया तो उसके फिर रिसर्च हुई, फिर पढ़ाई हुई, फिर चीज़ें बनी, दवाइयाँ बननी स्टार्ट हुई, तो ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं बेटा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। कौन से ड्रग्स देते हैं बेटा हम इनको, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके साइक्लोस्पोरिन है, कॉर्टिसोल्स, जिसके सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा। टॉपिक्स, आज का टॉपिक है वो हमारा, एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं हम एड्स की। तो बेटा एड्स जो है ये समझ लो, पहले तो आपको इसके एड्स की डेफिनेशन ही याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इस पर स्टार मार्क कर लेना,
यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या तो एड्स पे से क्वेश्चन आ जाएगा या कैंसर से आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कान, नाक, गला, आँखें, कॉपी सब मेरी तरफ होनी चाहिए, सबका फोकस होना चाहिए, सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहीं के यहीं तुम्हें एड्स पूरा याद हो जाना चाहिए क्लास में, ठीक है। एड्स क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम जहाँ वर्ड आता है तो सिंड्रोम किसको बोलते हैं? जब सबसे पहले तुम मेडिकल में आओगे ना, मेडिकल कॉलेज में, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे टीचर का, तुम्हारे प्रोफेसर का, तुम्हारे लेक्चरार का यही होगा कि बेटा सिंड्रोम किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसीज़ किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पहले दिन आपसे वो करी जाएंगी। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, बहुत से बच्चों को पता होता, जो फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं उनको पता होता है, वो आंसर करते हैं, ठीक है। बेटा सिंड्रोम क्या होता है, ये जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, अच्छे टीचर मिले होते हैं, वो लोग बता सकते हैं, ठीक है। सिंड्रोम बेटा वो होता है हमारा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के, एक बीमारी नहीं के बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आजकल करंटली चल रहा है PCOS, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल यही है इस टाइम के अकॉर्डिंग। PCOS मोस्टली फीमेल्स में ये हो रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, रिपीट करो बार बार, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, PCOS की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। चाहो तो एक अलग पेज पर ही जितनी भी एब्रीवेशंस हैं, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, इन सबको नोट कर लो। एट दी एंड जो लास्ट डे होता है ना, उस टाइम पर ये बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो नीट के पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं आपको करने के लिए, 365 दिन की आपकी प्रिपरेशन होती है बेटा। और उस टाइम पे पूरा सिलेबस 100 चैप्टर्स रिवाइज़ करना इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पहले ही हम कोर्स तो 1.5 महीने पहले आपका कंप्लीट करा देंगे, 1.5 से 2 महीने पहले, फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलेगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा रिवाइज़ कर लो, सारा आपको याद रह जाए। तो इसलिए ये होता है कि जब आप प्रिपेयर्ड कर रहे हो ना, तो ये टाइम ये होता है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, NCERT को हाईलाइट कर लो, जिससे कि एट द लास्ट डे कि आपको आसानी हो उसे कंपाइल अप करने में, ठीक है। तो ये याद रखना, PCOS की फुल फॉर्म आती है, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेटा, मल्टीपल कॉज आते हैं। मल्टीपल कॉज कैसे आते हैं? हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस होती है, ठीक है। कभी कभी ये होता है बहुत जल्दी साइकिल आ गई, कभी कभी ये होता है बहुत डिले हो गया, बहुत लेट हो गया, और कुछ केसेस में तो यही देखा जाता है कि 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आ रही है। फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो गई, चेहरे पे फेशियल हेयर आने लगा, ठीक है, जैसे हमारी दाढ़ी मूंछ होती ना, इस टाइप से वेट गेन होने लगा। ये सारे क्या है, मल्टीपल सिंड्रोम, मल्टीपल सिम्टम्स है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सिंड्रोम्स, क्योंकि एक सिम्टम नहीं आ रहा, बहुत सारे सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। एड्स क्या है हमारा, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, फंगल है, एंड नॉन ऑफ दिस। ये बहुत सिली क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए बेटा। जिनको नहीं पता, जो महान है, जो नालायक बच्चे हैं, वो याद रखें बेटा, एड्स क्या है, इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। वायरल डिजीज़, एड्स क्या है हमारा, वायरस से होता है, तो इसी को बोलते हैं वायरल डिजीज़। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ मैं आपको, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन छूट जाए। और जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो बेटा, जब मैं ऑब्जेक्टिव वाइज के लिए आपके लिए इतना एफर्ट से कर रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव वाइज तो आप खुद कर दोगे, ठीक है। आप NCERT पढ़ते हो, कोई लाइन ऐसी होती है जो NCERT छूटी भी मिले, कोई भी एक बच्चा बता दो मुझे, या अगर मिल रही है या रह गई तो मुझे बताओ, मैं उसको आंसर करूँगा, मेरी साइड से कमी नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो बना कर लिख देंगे, उनकी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो, और जिनकी नहीं है बेटा, वो लोग मेरे से वो ले लो ना बुक, मैंने आपको PDF भेज दूँगा, या तो आप PDF ले लो या आप वो ले लो, मैंने बताया था। अब जो बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, कॉल मैसेज करते हैं, मैं उनको तो दूँगा। अब जब आप लोग खुद कर ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ। एड्स इज़ अ वायरल डिसीज़, क्या हमारी ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है। वायरस कौन सा आता है इसमें, कौन सा वायरस से होती है, HIV कौन सा वायरस है हमारा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या बोलते हैं इसको हम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है बेटा। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है हमारा, RNA से DNA,
कि रिवर ट्रांसक्रिप्टेज होता है। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जेनेटिक्स का चैप्टर, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे कैसे वो होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनते हैं। बायो को पढ़ना है ना, बायो को पढ़ना भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, लोग बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक सिस्टमेटिक वो है स्टडी, बट बेटा बायो इज़ ऑल्सो अ सिस्टमेटिक स्टडी। आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ कि पहले मैंने स्टार्टिंग किस चैप्टर से करी, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर 11th के जो उससे लिंक हैं चैप्टर उनको पढ़ाया, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो जब तो आप बड़े चैप्टर टारगेट कर पाओगे। जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर करा दूँगा तो जब तो मैं आपको ऊपर लेकर जा पाऊँगा हाई लेवल पर। मैं एनिमल किंगडम क्यों नहीं पढ़ा रहा, जेनेटिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहा, रीजन्स है ना उसके पीछे। तो ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ देख रहे हो, अभी मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर इस चैप्टर से लिंक है। मैंने बता रहा था आपको कि बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में ये चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको क्योंकि बेटा मैंने इतना पढ़ रखा है ना, इतना मैं ये अब वो हो गया है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ का। और जिस बच्चे को ये पता चलने लगता है ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ा आपने नीट के पेपर का, अगर आपने ये क्लासीफाई कर लिया इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप बायो फिर आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो बायो भी बहुत सिस्टमेटिक है, इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि आसान हो जाएगी, बेटा नहीं होगी, आंसू रुलवा देती है अगर आपको रिवीजन नहीं करा और टीचर अगर आपके पास सही नहीं है तो बेटा एड्स क्या हमारी वायरल डिसीज़ है। वायरस कौन सा इस पर एक्ट करता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बेटा, रेट्रो वायरस। जैसे टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या आता है बेटा, साल्मोनेला टाइफी। ऐसी इसका वायरस का पॉजिटिव एजेंट क्या है हमारा, रेट्रो वायरस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे याद करने की ट्रिक याद कराऊँ, रेट्रो वायरस की जो RR है ना, ओ सॉरी, ये जो RET है ना, तो इसे RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RNA से DNA बनता है, ठीक है। RNA इसका कन्वर्ट हो जाता है DNA में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम ये काम करता है हमारा, ट्रांसक्रिप्टेज। जहाँ पे एज आ रहा है मैंने बताया था आपको लास्ट में भी, जहाँ पे भी एज आता है वो क्या कहलाता है हमारा, एंजाइम। एंजाइम को याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको, पॉलीमरेज, AS आ गया लास्ट में। इट्स मीन ये क्या है हमारा, एक एंजाइम है। इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है कि फर्स्ट केस जो था हमारे USA में देखा गया था जून 1981 में सबसे पहला केस पाया गया था, कहाँ पर, USA में, ठीक है। अब HIV डिस्कवर्ड किसने करा था, HIV के बारे में डिस्कवर्ड किसने करा था, बाय ल्यूक मॉन्टेजिनस। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूक, या तो कुछ लोग बोलते हैं इसको लक मॉन्टेजिनस, कुछ बोलते हैं इसको ल्यूक, ठीक है। जो भी तुम्हारा एसेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम इसे प्रोनाउंस कर लो। HIV डिस्कवर्ड करा ल्यूक मॉन्टेजिनस ने। HIV 2 टाइप का होता है हमारा, HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, ठीक है। HIV जो फर्स्ट है वो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर यही देखा जाता है। और HIV जो सेकंड है वो रेयर है, बट ये कहाँ पाया जाता है हमारा, अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत कॉमन है ये। कभी जाओ लोगों से मिलो तो यहाँ पर तुम्हें HIV सेकंड के पेशेंट ज़्यादा दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू HIV फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट केस सीन इन इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो 1986 में देखा गया था पहला केस। कहाँ पर देखा गया था, चेन्नई में। कहाँ देखा गया था बेटा, चेन्नई में। वैसे NCERT में इतना डीप गए नहीं है, बट मैंने आपको नॉलेज के परस्पेक्टिव से, और कुछ नहीं पता, क्वेश्चन कहीं से भी घूम कर आ जाए तो आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और IAS PCS के सवाल भी देखो तो वहाँ पर भी ऐसे सवाल मिलते हैं। द फर्स्ट केस सीन इन इंडिया 1986 इन चेन्नई में हमारा पहला केस पाया गया था 1986 में। वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में जो पहला केस पाया गया था वो 1981 में पाया गया था। इंडिया में 1986 में पाया गया, लोकेशन चेन्नई थी। और ये जो फर्स्ट केस आया था हमारा, सबसे पहला केस जो था वो क्या था हमारे USA में दिखा था हमें, ठीक है। तो याद रखना
HIV का स्ट्रक्चर बहुत मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार आपको बैक कैमरा से आपको समझा देता हूँ। दिख रहा है? एक सेकंड दो। बेटा ये है हमारा HIV का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये HIV का स्ट्रक्चर है। HIV का जो स्ट्रक्चर बनता है किससे बना हुआ? हमारा ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना हुआ बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन से। ये बनी हुई लेयर, ठीक है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हैं। कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हैं? GP120, GP41, ठीक है। GP120 एंड GP41, ये दो याद रखना। जो बड़े वाले हैं उनके क्या बोलते हैं? 120। जो छोटे वाले हैं वो क्या है? 41। और ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, पहले 120 फिर 41 फिर 120 फिर 41, ठीक है। फिर क्या होता है? इसके किस पर अटैच है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर। क्या अटैच है? हमारे ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा वाले? 120 वाले और 40 वाले, 41 वाले। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इनसे क्या बनता है? हमारा एक एनवलप बनता है। ये होता है हमारा 8 फॉर्म एनवलप, ठीक है। उसके बाद में अंदर इसके जाओगे तो अंदर तुम्हें मिलेगा ये P17। ये भी प्रोटीन होता है एक। P24 एक प्रोटीन होता है। जब तुम आओगे मेडिकल कॉलेज में सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ बहुत डीपली पढ़नी है। इतना तो ये NCERT में भी नहीं बता रखा है, बट मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स। और ये क्या है? हमारा कैप्सिड, ठीक है। मैट्रिक्स एंड कैप्सिड। P17 को बोलते हैं मैट्रिक्स और P24 को क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड, ठीक है। फिर यहाँ पे ये स्टैंड देख रहे हो, दो स्टैंड है हमारे। इन्हें बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंड RNA बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है? कॉपीज़ होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 कॉपीज़ ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA डिप्लॉयड वायरस। RNA डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो सिंगल स्टैंड ही, लेकिन उसकी जो कॉपीज़ हैं वो 2 कॉपीज़ हैं, तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड RNA बोला गया है। हमेशा याद है ना, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? DNA होता है। RNA सिंगल स्टैंड होता है, बट कॉपीज सिमिलर कॉपीज़ हैं तो इसे क्या बोलते हैं? या बोला गया 2 कॉपीज़ ऑफ RNA इज कॉल्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। फिर यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है हमारे। कौन कौन से एंजाइम है हमारे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने बताया RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। प्रोटीएज यानी जो हमारा यहाँ पे भी एज आ गया जो हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। फिर आ जाता हमारा इंटीग्रेज, ठीक है। ये सारे अभी तुम्हें आगे पता चल जाएंगी चीज़ें 1 बाय 1 जब तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, प्रोटीज की बात करेंगे, इंटीग्रेज की बात करेंगे, RNA की बात करेंगे, कॉपीज़ की बात करेंगे, सब वहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ तक समझ में आया हो? होप क्लियर होगा। HIV के स्ट्रक्चर 2 कॉपीज़ होती हैं RNA की। इसलिए इसी क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉयड वायरस, ठीक है। ये लेयर थी हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? GP120, GP41। GP क्या है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बना रहा है? हमारा एनवलप बना रहा है, ठीक है। P17 क्या है? हमारा प्रोटीन है, मैट्रिक्स में इन्वॉल्व है। कैप्सिड में P24 इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 कॉपीज़ हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA बोलते हैं इसको हम। कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज़ होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीज, इंटीग्रेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। जो हमारा HIV का मोड ऑफ एक्शन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है, GP120, GP41, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर इस पर अटैच है, ठीक है। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद ये रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या है? CD4+ बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिसेप्टर। यहाँ पे जाके ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हुए। अब इन्हें जाना अंदर, ये है यहाँ पर गार्ड। इन्होंने क्या करा? इसको रिश्वत दे के ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। HIV वायरस अंदर आ गया। इसका जो RNA है, ये RNA कन्वर्ट हुआ DNA में, क्योंकि अगर RNA अपनी फॉर्म में जाएगा तो पता चल जाएगा, तो
तो उसने पहले क्या करा, यहाँ पे आरएनए ने कन्वर्ट हुआ डीएनए में, यहाँ पे अपना भेस बदल लिया, यानी कि अपना रूप बदल कर इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज हमारी सेल होती है, ठीक है। अब ये जो था डीएनए, इससे आके अटैच हो गया विद एचआईवी आरएनए। अब ये जो यहाँ पर डीएनए है, इस डीएनए से एचआईवी का आरएनए आके अटैच हो गया इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि वो क्या करा है, उसने यहाँ पे अपना रूप चेंज कर लिया। अब यहाँ पे तो इसका डीएनए था, अब ये डीएनए था, नॉर्मल डीएनए था। अब ये डीएनए आया, इसे क्या पता था ये इसका एचआईवी वाला आरएनए, आरएनए की फॉर्म, आरएनए जो है डीएनए की फॉर्म में आ गया। अब वो यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये वायरल आरएनए ने क्या करा, अब ये जो वायरस था, अब इसने क्या करा, यहाँ पे म्यूटेशन करा, यानी कॉपीज़ बनानी स्टार्ट करी। एक आरएनए से बहुत सारे आरएनए बना लिए, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, बेबी एचआईवी। क्या बोला इनको हमने, बेबी एचआईवी। और फिर इन्होंने अटैक करना चालू करा टीएच सेल्स पे, इन्हें जो बोलते हैं हम हेल्पर सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हेल्पर सेल्स। आई होप ये क्लियर होगा। क्या हुआ था बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन हमने पढ़ लिया, GP 120 एंड GP41, ठीक है। फिर क्या हुआ, CD4+ रिसेप्टर, फिर HIV इसमें एंटर हो गया, जिसके रिसेप्टर से अटैच होकर अंदर आ गया। ये जो RNA था पहले कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप था इसका। फिर यहाँ पर मैक्रोफेज के डीएनए से आगे अटैच हुआ HIV का RNA। फिर वायरल डीएनए की कॉपीज़ बन गई बहुत सारी, इन्हें बोला हमने बेबी HIV। फिर अटैक ऑन TH सेल्स कौन सी, हमारी T हेल्पर सेल्स होती हैं, मैंने बताया था। अब क्या हुआ, इनका नंबर रिड्यूस होने लगा हमारी बॉडी के अंदर से। अब आ जाता हूँ मैं फ्रंट कैमरा। क्या हुआ बेटा इसमें, अब क्या हुआ बेटा, हेल्पर सेल्स ने, जो हमारी हेल्पर सेल्स हैं उनका नंबर अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। रिड्यूस होना, जैसे हमारी बॉडी में 100 सेल्स थी, अब वो कम होती गई, 70, 50, 30, 40, ऐसे ही अटैक होने चालू हुए हमारी सेल्स पर। फिर ऐसी, फिर सप्रेसर सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये वो। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि जैसे अपॉर्चुनिटी तो मिल गई एक, इन्होंने हेल्पर सेल्स को डिक्रीज़ कर दिया, कॉज हो गया, वायरल फैल गया पूरी बॉडी में। तो TH सेल्स डिक्रीज़ हो गई, तो 200 से अगर लेस पहुंच जाती हैं mm ऑफ क्यूबिक ऑफ ब्लड, तो फिर ये हमारा एड्स वाला केस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अभी ये वाली हेल्पर सेल्स का मैं कैंसर सेल्स में बताऊंगा क्या रोल है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, इसलिए याद रखना, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, पहले तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक्शन समझ में आ गया कि कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। फिर बेसिक चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली, इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमारा। फिर हमने बात करी ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। STD क्या होता है हमारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिसीज़। STD भी आता है, STI भी आता है कभी कभी, तो याद रखना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। ये दोनों एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन क्या होती है, फुल फॉर्म, इन्हें अलग लिख लेना, जैसे PCOS की फुल फॉर्म और एड्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, STD की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और ये कैसे होता है, एड्स कैसे फैलता है हमारा, ट्रांसमिट कैसे होता है, ब्लड कंटेमिनेशन से होता है, ब्लड कंटामिनेट करने से हो जाता है, ठीक है, या तो। और इन्फेक्टेड नीडल्स यानी अभी एक्स पेशेंट की तुमने यूज़ करी, वही नीडल तुमने उसके किसी और के यूज़ कर दी, तो उससे भी हो जाता है। और इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड वाया प्लासेंटा, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो माँ भी अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है बाय द प्लासेंटा, ठीक है। तो जो आने वाला चाइल्ड वो भी इफेक्ट हो सकता है। और बहुत सारी रीज़न बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेप बनवाने गए, शेप बनवाने में भैया ने क्या करा, आपके कट लगा, आप इन्फेक्टेड थे तो आपका ब्लड उस पर आ गया, ठीक है। उसने उस तरह से उसी ब्लेड से उसने दूसरे पर्सन को कर दिया,
उसके भी कट लग गया तो उसका जो ब्लड था वो दोनों का मिक्सअप हो गया तो उसे भी एड्स हो सकता है। निडल्स अगर आपने शेयर करी हैं तो उससे हो जाएगा। सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। मदर से चाइल्ड को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी वो हैं। अब लैग टाइम कितना होता है, क्या हो तो आपको गया 2010 में, लेकिन 2020 में आपको सिम्टम्स भी आ सकते हैं उसके। तो या तो ये होता है कुछ महीनों बाद इसका वो दिखने लगता है असर, या कुछ सालों में भी। यहाँ तक कि ये भी हमारी एनसीईआरटी बोलती है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगी तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ 5 से लेकर 10 साल तक के बीच में भी ऐसे केसेस आते हैं कि इसमें हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। हुआ तो 5 साल पहले था, बट सिम्टम्स और वो आने 5 बाद में स्टार्ट हुए। तो याद रखियो। ठीक है ना। रिस्क इसका कहाँ पर है, रिस्क इसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपने इंटरकोर्स में आए, ठीक है। ड्रग एडिक्शन एक इसका ये भी फैक्टर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने ब्लड ले लिया किसी अदर पर्सन का, ठीक है, और वो इन्फेक्टेड है तो आप भी उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड ऑफ एच आई वी टू मदर, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है बेटा, एलाइसा क्या होता है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और ये वाला मैं जब वहाँ पढ़ाऊँगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है या 6 है, ठीक है। तो वही वहाँ पर आएगा तो मैं पूछूंगा इसकी फुल फॉर्म। यहाँ तो मैंने लिखी भी है, एब्रीविएशन है, ये लिख लेना अलग से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये हम कराएंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसका फिर हमें ये, क्योंकि ये टाइफाइड तो है नहीं कि चलो आ गया तो आ गया, तो इसका रिकन्फर्म टेस्ट कराते हैं हम। तो उसमें क्या कराते हैं हम, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस में पढ़ाऊँगा मैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पूरा इसका वो बताऊँगा, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो, हमारी एनसीईआरटी में अभी इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ प्रोलॉन्ग, ऐसा तो नहीं उस वायरस को ख़त्म कर दी, बट ये है कि लाइफ प्रोलॉन्ग कुछ लंबे टाइम तक तुम चल पाओगे, ठीक है। फिर इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ हुआ ही है, ये इसकी फुल फॉर्म इस चैप्टर में ना एब्रीवेशन बहुत हैं, फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। NaCO क्या होता है हमारा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक संस्था है, इसका सिंबल है ये नीचे बना हुआ ना, ये क्या है बेटा, NaCO का सिंबल है, लिख भी देता हूँ मैं, सिंबल ऑफ NaCO, ठीक है। NGOs बने हुए हैं कुछ जो इस पर वर्क कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ WHO के प्रोग्राम्स हैं जो वो समझाते हैं कि कैसे आपको पेशेंट ट्रीट करना है, कैसे वो लोग भी हेल्प करते हैं, ठीक है। NARI क्या है हमारा, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है हमारा, पुणे में हमारा नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर मिलता है हमारा, पुणे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आया था 2020 में, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ऑन दी 1 दिसंबर, आने वाला है दिसंबर, तो याद रहना चाहिए आपको। तो यही सारा था हमारा एड्स के बारे में, ठीक है, यही हमने पढ़ना था। अब क्लास का टाइम तो हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया अब, तो आज के लिए इतने रखूँ। एड्स कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत कैंसर के बारे में पढ़ा दूंगा, बट कैंसर अब इसको एक सेपरेट वीडियो में कैंसर निपटाऊंगा, ठीक है। कैंसर के बाद फिर आते हैं हम अपने ड्रग्स पर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना 4 to 5, ठीक है। और NCERT ज़रूर रीड कर लेना, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसकी भी NCERT रीड करनी है, उसकी भी रीड करनी है। हैंड टू हैंड रीड कर लेना, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बाद में करोगे, डांट खाने के बाद करोगे तो जब समझ में तो आएगा, बट इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, और मूड भी अपना भी ख़राब करोगे, मेरे भी करोगे। कोई डाउट आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई लाइन समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कॉल कर देना, ठीक है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ स्टे। और प्रिपेयर्ड रहना टेस्ट के लिए, इसके सब्जेक्टिव वाइज भी ऑब्जेक्टिव वाइज भी। मुझे नहीं सुनना अब ये जो लास्ट वीक तुमने कराया ना कि सर अभी नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, आई डोंट केयर। सब्जेक्टिव वाइज भी देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव वाइज भी देना पड़ेगा, कंपलसरी सबके लिए, ठीक है। और जिसको PDF चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।